हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक पे एक कदम बढ़ा रहे होंगे। अब जब मैं ये बोलती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे होंगे, कदम पे कदम आगे चल रहे होंगे, तो इससे मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो पॉइंट है वो आपको पसंद ना आ रहा होगा। अपनी लाइफ में जिस स्टेट पे आप अभी हैं, जिस पॉइंट पे आप अभी हैं, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही होगी। लाइफ को बेहतर बनाने की सोच काफ़ी अच्छी है, पर अभी आप जिस पॉइंट पे हैं उसे गंदा मान लेना वो अच्छा नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जिस पॉइंट पे आप हो उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी हो, रिसोर्सेज कम हो, पर अगर आप गौर करें तो कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा होगा जो आपको खुश करने के लिए काफ़ी होगा। मैं दोबारा कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो आपको खुश करने के लिए काफ़ी होगा। आप सभी को पता है क्या, हम ज़्यादातर ना अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में, नेगेटिव चीज़ पे फोकस करके, उनके बारे में सोच के, उनको इतना सारा टाइम दे करके, उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे करके, जबकि इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ की जो इसकी है वो है खुशी की। और खुशी किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती, वो एक फीलिंग है जो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी हो तो आप उस खुशी, तब भी आप खुश नहीं रह सकते हैं। हालाँकि आप अपने चारों तरफ नज़र फैलाएँगे तो आपको दिखेगा कि कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से दुखी हुआ बैठा है। कि कोई सोच रहा है मेरा करियर नहीं बना है, कोई सोच रहा है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई सोच रहा है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ लगे ही हुए हैं। बट इन सबके बीच आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ, आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको खुश करने के लिए काफ़ी होगा। मैं बार बार इस सेंटेंस को इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आप अपना जो फोकस है उसको नेगेटिव चीज़ से एडजस्ट करके उस खुशी वाली चीज़ पे लाएं कि क्या है वो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है, एंड उन अच्छी चीज़ों को करें। राइट, हमारी जो खुशी है वो दूसरों को हार्म पहुंचा के कभी नहीं होनी चाहिए। ये सोचना कि मैं अब भी जिस वक्त से गुजर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है, शायद 5 साल बाद मेरा अच्छा वक्त आ जाएगा, ऐसे ज़िंदगी को काटने की ज़रूरत नहीं है। राइट, इसे ज़िंदगी को काटना कहेंगे कि आप उस नेक्स्ट 5 ईयर का वेट कर रहे हैं, जबकि आज भी आपके पास कहीं ना कहीं वो वजह ज़रूर होगी, बस आप उस पर अपना फोकस शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही 5 साल बाद आपको जब समझदारी ज़्यादा हो जाएगी तब आपको लगेगा कि यार पिछली, अगर मैं पास्ट में जा सकूं और उस पीछे के 5 साल पे पहुंच सकूं तो उसमें ये चीज़ अच्छी थी और मैं तब भी खुश नहीं रह पा रहा था। दैट वॉज माइन प्रॉब्लम। जैसे कि आप देख लीजिए, बचपन, हमारा बचपन कितना ही अच्छा था। राइट, फिर भी हम सब कभी कहीं ना कहीं सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। आज सब हम शायद रियलाइज़ कर पा रहे होंगे हम सब जो सोचते थे उस टाइम पे बहुत ही गलत था। पर क्या हमारे पास ये था कि हम बचपन को पकड़ के बैठे रहे? नहीं, बस बचपन को जी लेना ही वो हमारे हाथ में था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर कुछ भी कहीं भी, अब कहीं कोई कोई चीज़ कमी है, कुछ भी चीज़ गलत हो रही है, आपके हाथ में जो है वो है अपना बेस्ट देना। जो भी चीज़ें चल रही है ना, उस चीज़ों को समझते हुए अपनी समझदारी से काम लेना और अपने कर्मा अच्छे करना, अच्छे कर्म करना। राइट, तो लाइफ में जब भी प्रॉब्लम हो तो आप उस अपना फोकस एडजस्ट कर लीजिए। पॉजिटिविटी जी, जो पॉजिटिविटी देती हो उन चीज़ों की तरफ अपना फोकस एडजस्ट कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी लंबी चल गई ये बात। मैं बात कर रही थी कि आप सभी काफ़ी खुश होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हर कोशिश, हर मेहनत कर रहे होंगे। तो उसी की तरफ हम भी एक कदम बढ़ाते हैं। हमने जो पी वाई क्यू सीरीज़ शुरू की थी उसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जीपीएससी क्लास 1 to 7/1/24 डेट को ही एग्ज़ाम के पी वाई क्यूज़ को डिस्कस किया था। तो वहाँ में हमने 10 क्वेश्चन ही लिए थे। अच्छा, पिछले वीडियो में मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने ये चीज़ मेंशन की है या नहीं, बट ये जीपीएससी क्लास 1-2 का पेपर नंबर 2 है। राइट, ये पेपर 2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप
कि पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम। सो काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ऑन नॉन टैरिफ मीज़र। इन सब में से दिया हुआ कौन सा नॉन टैरिफ मीज़र नहीं है? ए, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर, बी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, सी, फोटो सैनिटरी रेस्ट्रिक्शन टैरिफ मीज़र, या डी, ऑल ऑफ द अबव आर नॉन टैरिफ मीज़र। सो हमारा आंसर है डी, यहाँ पे से दिए हुए सभी नॉन टैरिफ मेजर्स हैं, राइट, नॉन टैरिफ मेजर्स हैं। तो अब यहाँ पे से हम देख लेते हैं कि टैरिफ मीज़र, नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू को अप्रोच करते हैं तो आपकी अप्रोच सिर्फ उसके क्वेश्चन तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। उस क्वेश्चन के डेप्थ में जाना है, उस टॉपिक को पकड़ना है, उसको डीप तक कवर करना है। ज़माना बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है, तो आप अपने आप को उस तरीके से नहीं बनाएंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, राइट। ये कहना नहीं चाहिए बट ये होगा ज़रूर। फाइन, तो हम देखते हैं, कवर करते हैं। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आर ट्रेड बैरियर्स दैट गवर्नमेंट इम्पोज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक कंपनी एंड इंक्रीज रेवेन्यू। टैरिफ और मॉनिटरी बैरियर दैट टेक फॉर्म ऑफ, बैरियर से आप सभी समझ रहे हो कि ये किसी तरीके से रुकावट लगाई जा रही है, राइट। तो ट्रेड्स करते वक्त दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, तो वहाँ पे कोई एक कंट्री क्या करिए, WTO ने ईज़ ऑफ ट्रेड के लिए काफ़ी काम किया है कि ताकि कोई भी कंट्रीज़ कोई बैरियर्स ना लगा सके, ट्रेड्स इजीली दोनों की कंट्री के बीच में वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे सभी के बीच में हो सके। बट कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपनी डोमेस्टिक कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर्स लगाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम अमेरिका का ले लेते हैं, तो अमेरिका क्या करेगा कि कोई ट्रेड बैरियर लगा देगा जिससे कि इंडिया का प्रोडक्ट वहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि अगर इंडिया का प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचा तो वो वहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज़ के साथ compete करेगा, और हो सकता है कि इंडिया का प्रोडक्ट अगर अच्छा निकला, सस्ता निकला, तो वहाँ के जो लोकल्स पीपल हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे, तो वहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज़ को नुकसान होने लग जाएगा, राइट। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कंट्रीज़ है वो क्या करते हैं, बैरियर लगाते हैं। और वो बैरियर्स 2 टाइप्स के होते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मॉनेटरी बैरियर्स होते हैं, लाइक काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर किए जाते हैं। टैरिफ्स एक तरीके के मॉनेटरी बैरियर हैं दैट टेक फॉर्म ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज़। किस फॉर्म में लगाए जाते हैं ये टैक्सेस और ड्यूटीज़? जैसे कि अमेरिका इम्पोज कर देगा कि इंडिया से आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे हम 50% टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल। तो 50% का टैक्स, जिसकी वजह से चीज़ें कितनी महंगी हो जाएगी और लोग लोकल्स प्रेफर नहीं करेंगे फिर इंडिया के प्रोडक्ट खरीदना, तो अपने आप ही वहाँ पे जो इंडिया का एक्सपोर्ट है कम हो जाएगा। सो दिस आर टैरिफ बैरियर, राइट। टैरिफ बैरियर हमेशा ही मॉनेटरी मनी से रिलेटेड होंगे। नॉन टैरिफ बैरियर एंड नॉन मॉनेटरी, याद रखिएगा, नॉन टैरिफ बैरियर हमेशा ही नॉन मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जिसके अंदर क्या किया किया जा सकता है, जैसे कि इट कुड रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड्स और सर्विस विदाउट इन्वॉल्विंग इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, दैट इज़ टैक्सेस। बिना टैक्स इम्पोज किए भी आप ट्रेड के अंदर रुकावट ला सकते हो। किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती? इट कंप्राइज टेक्निकल मीजर्स सच एज sanitary or environmental protection measure. It also include other measures traditionally used as instrument of commercial policy, example quotas, price control, export restriction और contingent trade protective measure. तो जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह में चाइल्ड लेबर होता है, तो कई कई कंट्रियाँ क्या करती हैं, नॉन टैरिफ मीजर्स के अंदर, नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर वो क्या लगा देंगे कि हम ये इंडिया का ये वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमने पाया है कि ये जो कंपनी है वो अपने फैक्ट्रीज़ में चाइल्ड लेबर पॉलिसी फॉलो करती है, यानी बच्चों से काम कराती है, 14 ईयर्स के अंडर जो बच्चे हैं उनसे। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से उन्होंने टैक्स नहीं लगाया है, बट इस तरीके का कुछ आर्गूमेंट अपना पेश किया है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहा है कि हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम उनका ये सामान, उस कंपनी का ये सामान आने नहीं देंगे, जिसकी वजह से इंडिया के प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। आई होप आप सभी को टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर क्लियर हो। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है एंड
इकोनॉमिक्स अगर आप कवर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे कॉन्सेप्ट से समझिए, एक एक चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझिए, ये बहुत ही मज़ा आएगा आपको। मैं हालांकि अभी कोई भी सब्जेक्ट ले नहीं रही हूँ, बट आप सभी देख रहे हैं कि एंड मैं चाहूँगी कि आप सब में से बताएं कि आप कौन सा सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ये PYQs के थ्रू हम बहुत सारे सेक्शन पे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर, जीके सभी के ऊपर जाएंगे, पॉलिटिक्स वगैरह सब पे जाएंगे। तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि मैम आप क्या चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँ। तो आपकी प्रेफरेंस पे मैं पढ़ाना वो स्टार्ट करूँगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप सभी। Question number 12 is related to geographical indication tag. Geographical indication tags are typically given for 1. Agricultural products, 2nd. Foodstuff, 3rd. Handicraft, 4th. Wines and spirit drinks, 5th. Industrial products. Select the correct answer code. A. 1 2 3 4, B. 1 2 3 5, C. 1 2 3 4 5, D. 1 2 4 5. The correct answer is C, that is 1 2 3 4 5. Geographical indication tag के बारे में हम जानेंगे। A GI tag is a name or sign used on certain product that correspond to specific geographical location or origin. यानी जब हम किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग देते हैं तो हम ये बताते हैं कि वो किस जगह से ओरिजिन करता है, राइट। ये हम वो बताना चाहते हैं। जैसे दार्जिलिंग की चाय, तो वो चाय पत्ती तो बहुत सारी ही महत्व की रखती है, बहुत ही सारी अच्छी होती भी हैं, बट दार्जिलिंग की चाय को GI टैग मिला, यानी वो एक अलग ही लेवल पे जाता है। The GI tag ensure that only authorized user or those residing in geographical territory are allowed to use the popular product name, है ना। फिर कोई भी नहीं, कोई भी चाय पत्ती को लेकर के ये नहीं बोल सकता ये दार्जिलिंग की चाय है, बिकॉज उसको एक GI टैग मिल गया है, वहाँ की होगी, दार्जिलिंग से होगी, तभी उसको दार्जिलिंग की चाय कहा जाएगा, राइट। आगरा के पेठे, तो वो आगरा के होंगे तभी आगरा के पेठे कहे जाएंगे। It also protects the product from being copied or imitated by others. A registered GI tag is valid for 10 years. तो ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसको आप फिर से रिन्यू करवा सकते हैं। GI रजिस्ट्रेशन इज़ ओवरसीन बाई, कौन इसको देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आपको ध्यान में रखना है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था 1999 में, which seeks to provide for registration and better protection of geographical indication relating to goods in India. ये गवर्न और डायरेक्ट किया जाता है WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के द्वारा, दैट इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पहला प्रोडक्ट कौन सा था, तो पहला प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखना है, पहला प्रोडक्ट दार्जिलिंग टी था, 2004-05 में दिया गया था। कौन सी प्रोडक्ट्स किस चीज़ों को ये कवर करता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर आइटम, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, फूड स्टफ, सभी चीज़ों को। कोई चीज़ कहीं के बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, जैसे कि आपने सौंदेश, रसगुल्ला, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे देखे हैं, तो उस तरीके से ये सभी प्रोडक्ट्स कवर किए जाते हैं GI टैग के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, विच ऑफ फॉलोइंग लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन सभी में से दिए गए हुए किसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। नंबर 1, ए ग्रोइंग इकोनॉमी, सेकेंड इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व, थर्ड डेफिसिट फिनेंसिंग बाय गवर्नमेंट, फोर्थ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर कोड। A 1 2 3 4, B 1 3 4, C 2 3, D 1 2 3। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा A, दैट इज़ 1 2 3 4। ये सभी की वजह से ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। यहाँ अगेन ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे इन्फ्लेशन का और किस वजह से इन्फ्लेशन होता है। सो इन्फ्लेशन लेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड is rate of increase in price over a given period encompassing broad measure of overall price increase or for specific goods and services। तो इन्फ्लेशन हम किसे कहते हैं, प्राइस राइज। व्हेन देयर इज ओवरऑल प्राइस राइज तब हम उसे इन्फ्लेशन टर्म कर देते हैं। कॉजेस, बहुत सारे कॉजेस होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 कॉज को डिस्कस किया है, यस 2 कॉज को डिस्कस किया है, दैट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसे कहते हैं,
It occurs when demand for goods and services exceed their supply. When the overall demand in economy is high, consumers are willing to pay more for the available goods and services, leading to general rise in price. देखिए, जब भी किसी चीज़ की मांग उसके पुरवठा यानी उसके सप्लाई से बढ़ जाती है, तब क्या होगा, उस गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है। जैसे कि मार्केट में 10 नोटबुक ही अवेलेबल है और उसकी डिमांड करने वाले 200 लोग चले आते हैं, तो फिर क्या किया जाएगा, उस 10 नोटबुक की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे नोटबुक की सप्लाई काफ़ी लिमिटेड है, जबकि उसकी डिमांड काफ़ी एक्सीड कर गई है। नोटबुक वहाँ पे अवेलेबल सिर्फ 10 है और मांग जो कर रहे हैं वो 200 पीपल्स हैं। तो इन डिमांड की वजह से, डिमांड एक्सीड करके सप्लाई, उसके वजह से जो इन्फ्लेशन होता है हम उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ आप अपना क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे कहा जा रहा है ग्रोइंग इकोनॉमी। हाँ, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व, डिफिसिट फाइनेंसिंग बाय गवर्नमेंट, डेप्रिशिएशन और रुपये, इन सभी की वजह से लोगों के पास पैसे ज़्यादा पहुँचेंगे और लोग मांग ज़्यादा करेंगे। कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स के काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर किए गए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, राइट। और वो भी अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो आप डीप में भी जाके आंसर कर पाएंगे। डेप्थ में भी अगर कोई क्वेश्चन लेके गया ना, तब भी आप आंसर कर पाएंगे। इकोनॉमी की एक खासियत है। Cost plus inflation. It is driven by an increase in production cost for goods and services. This can be caused by factors such as increased income, increased cost of raw material और disruption in supply chain. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, जो कि मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैम्स वगैरह का। तो अब जैम बनाने के लिए आपको फ्रूट्स चाहिए होगा, अगर उन फ्रूट्स की प्राइस बढ़ जाती है, जो कि उसके लिए रॉ मटेरियल है, राइट। रॉ मटेरियल किसे कहा जाता है, जो हम प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जो सामान चाहिए होगा। जैम बनाने के लिए यहाँ पे फ्रूट्स चाहिए होंगे, तो वो रॉ मटेरियल कहलाएंगे जैम के प्रोडक्ट के लिए। तो वो जो रॉ मटेरियल है, मैं काफ़ी छोटी से छोटी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि हम ये पूरा सब्जेक्ट कवर नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं किसी को ऐसा ना हो जाए कि मैम ने क्वेश्चन कवर कराया बट अभी भी टॉपिक क्लियर नहीं रह गया है। तो रॉ मटेरियल की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पे फ्रूट्स की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, तो ऑटोमेटिकली जैम की प्राइस क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अगर सप्लाई चेन में कोई डिस्ट्रप्शन आ जाता है, अगर आप चाइना से बहुत सारी चीज़ें आती थी और जैसे ही चाइना और इंडिया के बीच में कुछ रिश्ते ख़राब हुए, तो वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम चाइनीज़ की जो एक्सपोर्ट है उस पर बैरियर लगाएंगे। तो अब वो चाइना के प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई। शायद ये एग्जांपल थोड़ा सा गलत चला गया है। हाँ, मान लीजिए कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, कहीं कोई अर्थक्वेक हो गया है, कहीं साइक्लोन फेमिन आ गया है, तो उस जगह पे आप देखेंगे कि उस जगह तक किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब भी दिक्कत में आ जाएंगे। तो वहाँ तक नेसेसिटी एसेंशियल चीज़ें पहुँचाना, दूध वगैरह पहुँचाना काफ़ी दिक्कत की चीज़ हो जाएगी। और अब तब आप देखेंगे कि वहाँ पे, उस जगह पे जहाँ पे ऐसी नेचुरल कैलामिटी हुई है, वहाँ पे वो एसेंशियल चीज़ों का दाम क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, राइट। आई होप ये एग्जाम्पल आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। Statement 1. Every decision of Goods and Service Tax Council shall be taken by a majority of not less than 3/4 of weighted vote of members present and voting. Second, the vote of central government in the GST Council meeting shall have a weightage of 2/3 of total votes cast. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाता है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जानते हैं किस तरीके से। सो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजीम ये कब आया था, इट केम इन टू फोर्स आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल वॉज पास्ड बाई बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन 2006। इन 2016 में जब ये जीएसटी के बिल पास किया गया था, तो जीएसटी काउंसिल इज़ अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट का जीएसटी काउंसिल जो है वो जॉइंट फोरम है, दोनों ही गवर्नमेंट आती हैं। इट वॉज सेटअप बाई प्रेसिडेंट
एज पर आर्टिकल 279। सो इट मीन्स इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको ध्यान में रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाए गए हो, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हो। तो आर्टिकल 279 ऑफ अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बना है। तो जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मेंबर्स कौन से हैं? तो मेंबर ऑफ अ काउंसिल इंक्लूड फिनांस मिनिस्टर, जो कि इसके चेयरपर्सन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस फ्रॉम सेंटर। ईच स्टेट कैन नॉमिनेट अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर एज अ मेंबर। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये याद रखिएगा आप। द सेक्रेटेरिएट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज लोकेटेड इन दिल्ली। कहाँ है इसका सेक्रेटेरिएट आया हुआ? दिल्ली के अंदर। इसके कंपोजिशन को हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। चेयरपर्सन यूनियन फिनेंस मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन मेंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल फ्रॉम स्टेट्स हैव टू चूज वन अमंग देमसेल्फ एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो कि स्टेट्स में बना हुआ, उसमें से मेंबर्स चूज करेंगे किसी को अपने में से ही वाइस चेयरपर्सन बनाने के लिए। द मेंबर कैन ऑल्सो डिसाइड देयर टर्म। GST Council take every decision at its meeting by majority of not less than 3/4 of weighted vote of member present and voting। तो आपने देखा था कि क्वेश्चन के अंदर ये फर्स्ट स्टेटमेंट था कि डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो 3/4 वेटेड वोट की मेजोरिटी से लिया जाता है। कौन से मेंबर्स? प्रेजेंट एंड वोटिंग, ना कि टोटल मेंबर। कोरम क्या है? 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी जितने मेंबर हैं उसमें से 50 प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आगे चीज़ें चल सकती हैं, मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। अगर बात करें वेटेज ऑफ सेंटर वोट, सेंटर के वोट की कितनी वेटेज है? तो 1/3। और स्टेट की वोट की कितनी वेटेज है? 2/3। तो यहाँ पे GST काउंसिल को लेकर के जितने भी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने कवर कर ली है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाय। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो आंसर बी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। सो लेट्स नो अबाउट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। Reserve Bank of India has constructed a composite digital payment index to capture extent of digitization of payment across the country। 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। पेमेंट इनेबलर, जिसको 25% का वेटेज दिया गया है। पेमेंट इंफ्रा, डिमांड साइड का। पेमेंट इंफ्रा, सप्लाई साइड का। डिमांड साइड जितने पेमेंट इंफ्रा बन रहे हैं उसको 10% वेटेज है। पेमेंट इंफ्रा जो सप्लाई साइड बन रहे हैं उसको 15% का वेटेज है। पेमेंट परफॉर्मेंस को 45% का, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी को 5% का। तो ये 5 हमारे पैरामीटर। अगर बात की जाए तो इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विथ मार्च 2018 एज बेस पीरियड। बेस पीरियड मार्च 2018 को बेस पीरियड कंसिडर किया गया है और जिसको 100 पे सेट किया गया है। पब्लिश कब किया जाएगा? इट विल बी पब्लिश ऑन RBI's वेबसाइट ऑन सेमी एनुअल बेसिस। अभी तक हमारे 15 तक ही क्वेश्चन हुए हैं, 16 पे पहुँचे और वीडियो 22 मिनट्स का हो गया, काफ़ी लंबा हो गया है। बट ठीक है, अब ये लंबा हो गया, टाइम जा रहा है, इस चीज़ को नोट मत कीजिएगा। आप जीवन में कुछ अच्छा सीखें और अच्छी चीज़ों के लिए टाइम दें तो अच्छा है, राइट? आपके मन को भी अच्छा लगेगा। एंड 5 मिनट्स आगे हमने वो चीज़ें डिस्कस करने के लिए ली जो ऑलरेडी आपको पता थी, बट कभी कभी हम उन चीज़ों को वापस से जब सुन लेते हैं, वापस से हम याद कर लेते हैं, तो वो अच्छी वैल्यूज़ वापस से हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं होती है, वो वापस से जाग उठती है, राइट? तो ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फिनेंशियल फ्रॉड। इसको RBI के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है। इट कंडक्ट्स फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल बैंक फ्रॉड केसेस। यस, ये तो करेक्ट है। इट periodically carry out fraud analysis in financial statement and give input for any policy formulation related to fraud। तो यहाँ पे जो हमारा कोड है वो बी कोड, दैट इज सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ये RBI के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राइट? सो तो हमारा एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फिनेंशियल फ्रॉड है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है CVC के द्वारा। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में RBI पूछ लिया था, इससे स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग हो जाता है। सो डिस्कस करते हैं डिटेल में अबाउट एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फिनेंशियल फ्रॉड। इट कंडक्ट्स फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन ऑफ बैंक फ्रॉड।
बैंक में कभी कोई फ्रॉड हुआ हो तो फर्स्ट वाला एग्जामिनेशन इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। बिफोर रिकमेंडेशन और रेफरेंस आर मेड टू इन्वेस्टिगेटिव बाय एजेंसीज सच एज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर। टेन्योर इनका 2 years का होता है। It has been empowered to examine role of officials, whole-time director, including ex-official, ex-whole-time director in public sector bank, public sector insurance company, public sector financial institution in case of a fraud amounting to 3 crore and above। तो यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट की गई है 3 करोड़ और अबाउ का होगा, तब ये हमारा फिनेंशियल फ्रॉड जो बनाया गया है इंस्टीट्यूशन, ये उसको एग्जामिन करेगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड दी। तो ठीक है, यहाँ पे कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मैं इस क्वेश्चन के थोड़ा और भी ज़्यादा डेप्थ में गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात हो रही है और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उसके बारे में एग्ज़ाम्स में, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, यूपीएससी की एग्ज़ाम्स हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से पूछा जाता है। तो पॉलिटिका के क्वेश्चन है ये, पॉलिटिका है ये टॉपिक। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्वेश्चन नहीं टॉपिक, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट वाज सेटअप बाय गवर्नमेंट 1964 में सेटअप किया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कौन सी कमेटी के संतनम, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी थी, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जिसको हेड कर रहे थे के संतनम। 1964 में गवर्नमेंट ने सीवीसी को सेटअप किया था। स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सीवीसी एक्ट 2003 के तहत बनाया गया है। इट इज़ नॉट कंट्रोल बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। यू शुड रिमेंबर दिस दैट इट इज़ नॉट कंट्रोल बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। कंपोजिशन देख लें तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी चेयरपर्सन होते हैं और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर यानी उसके मेंबर 2 होंगे। अपॉइंटमेंट, they are appointed by president on recommendation of committee consisting। अब ये जो कमेटी रिकमेंड करने वाली है ना सीवीसी को हायर करने के लिए, उस कमेटी में मेंबर्स कौन से होंगे वो ज़रूर से ध्यान में रखिएगा आप। प्राइम मिनिस्टर जो कि उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर इन is 4 years from date on which they enter their office or till they attain age of 65, 4 साल या 65, whichever is earlier। Coming to our question number 17, consider the following statement. India is world's largest crude oil importer, where nearly 80% of its needs are met through imports. In recent years, around 1/4 of India's crude oil imports come from Russia। ये इम्पोर्ट के बारे में बात की जा रही है, काफ़ी फैक्चुअल डेटा है। आंसर सी हो जाएगा बोथ 1 and 2, यानी इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इम्पोर्टर। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इम्पोर्टर है और हमारी नीड जितनी है ना उसका 80% नीड हम इम्पोर्ट करते हैं। और इन रिसेंट ईयर्स हम हमारा 1/4 हिस्सा इम्पोर्ट का रशिया से मंगा रहे हैं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। द टर्म क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म यूनिकॉर्न कंपनी ऑफन सीन इन न्यूज़ मीन्स। यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहा जाता है? तो आंसर बी होगा, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो। क्वेश्चन 17 और 18 काफ़ी फैक्चुअल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था जो मैं मेरी तरफ से ऐड कर पाती, इसलिए इन दोनों को मैंने डायरेक्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर 19, इन इकोनॉमी कुज़नेट्स थ्योरी इज़ रिलेटेड टू। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कुज़नेट्स की थियोरी इनइक्वालिटी से जुड़ी हुई है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। डिस्कस कर लेते हैं कुज़नेट थियोरी के बारे में। सो इट इज़ इकोनॉमिक थियोरी दैट एक्सप्लेन्स द कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम इनइक्वालिटी के बीच में क्या कोई कनेक्शन है नहीं है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करता है ये कब। अगर इनके तरफ से माने तो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी इनकम डिस्पैरिटी इनिशियली राइज एज अ नेशन डेवलप्स एंड इट्स इकोनॉमी एक्सपांड बिफोर ग्रेजुअली फॉलिंग। तो ये बताते हैं कि जैसे जैसे नेशन डेवलप करता जाएगा ना, तो जब वो इनिशियली टाइम पे क्या होगा, जब नेशन डेवलप करेगा
तो इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। एज इकोनॉमिक ग्रोथ्स बेनिफिट आर कंसंट्रेटेड अमॉन्ग अ स्मॉल नंबर ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल इन अर्ली स्टेज। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो नेशन डेवलप कर रहा है, उसका जो बेनिफिट है वो कुछ इंडिविजुअल तक ही कंसंट्रेटेड रहेगा। इसकी वजह से कुछ लोगों के पास बहुत पैसा, कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा, और ये क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी को बढ़ावा देगा। हाउएवर एज अ नेशन डेवलप्स एंड इट्स इकोनॉमी मैच्योर्स, जब इकोनॉमी मैच्योर कर जाएगी तब जो ये इनकम इनइक्वालिटी है वो डिक्रीज होते हुए जाएगी। Coming toward our question number 20, consider the following statement. First statement, Union Finance Commission tries to rectify the vertical and horizontal imbalance in resources and expenditure responsibility between union and state. Second statement, State Finance Commission that supplement the resources of panchayat and municipalities are constituted along with Union Finance Commission. देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं लग रहा है ना। ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टेट का फिनेंस कमीशन, यूनियन फिनेंस कमीशन जब गठित किया जाता है तभी गठित किया जाए, राइट। और यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया ना, आप जल्दी जल्दी में ओनली 1 टिक कर देंगे, बट क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिए। क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी, 1 से 2 मार्क्स आपके चले जाएंगे अगर आपने ये नहीं ध्यान से पढ़ा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे ये सेकंड वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि फिनेंस यूनियन फिनेंस कमीशन गठित किया जाए, ज़रूरी नहीं है उसी के साथ सभी स्टेट अपने फिनेंस कमीशन को भी गठित करें। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो फिनेंस कमीशन होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया जाता है, हर 5 साल पे इसका गठन होता है। और ये क्या बताता है? ये बताता है इट रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। रिकमेंडेशन कवर 3 मेन एक्सपेक्ट, वर्टिकल डिवोल्यूशन यानी शेयर ऑफ स्टेट इन दी डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स, यानी सेंटर ने जो टैक्स कलेक्ट किए हैं उसमें शेयर का कितना पार्ट रहे, स्टेट का कितना शेयर रहेगा, उसके बारे में वर्टिकल डिवोल्यूशन बात करता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि ठीक है, हमने 10,000 सेंटर ने कमाया था, उसमें से हमने डिसाइड किया कि 5,000 सेंटर अपने पास रखेगा, 5,000 स्टेट्स को देगा, तो वो तो बात होगी वर्टिकल डिवोल्यूशन की। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहता है कि 28 स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं, तो उसमें से आप किस तरीके से बांटेंगे, अब वो 5,000 जो है वो किस तरीके से किस स्टेट को कितना देने वाले हैं, तो उसी को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। दी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग स्टेट्स बेस्ड ऑन फार्मूला दैट रिफ्लेक्ट देयर फाइनेंशियल नीड, कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। अब ये बांटने का जो तय होता है ना कि जो बाकी के स्टेट्स हैं उनके बीच में हम किस तरीके से बांटेंगे, तो वैसे ही सेंटर का मन किया किसी केरला को दे देते हैं 1,000, किसी को 200 रुपये देते हैं, ऐसा नहीं होता है। पैरामीटर सेट किए गए होते हैं और उन पैरामीटर के बेसिस पे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। थर्ड इज गारंटी नीड, द एडिशनल ट्रांसफर टू स्पेसिफिक स्टेट और सेक्टर दैट आर इन नीड ऑफ असिस्टेंस और रिफॉर्म। चलिए, इसी के साथ साथ हम हमारा आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबने ये जो 32 मिनट्स 33 मिनट्स यहाँ पे इस वीडियो पे दिए गए हैं वो आपके लिए वर्दी साबित हो, आप यहाँ पे से कुछ सीख के गए हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप कुछ और भी चाहते हैं मैं कुछ और बेहतरीन करूँ, इसके अंदर कुछ और ऐड कर सकती हूँ, तो अपना सजेशन भी ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, बिकॉज मैं वो करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि यूट्यूब के थ्रू एक दिन मेरा चैनल बहुत ही बड़ा हो जाए और मैं खूब पैसे कमाऊँ, किसी भी तरह नहीं, अच्छा करके। तो अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो मैं बेहतर करके करूँ, और मुझे जितनी समझ आ रही है मैं उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। बस ये है कि ये जब जिन ऑडियंस जिनको ये चाहिए, जब उन तक पहुंचने की देरी है, जब वो वहाँ पे पहुंचेगा तो सराहना करने वाले तो बहुत ही होंगे, राइट। बट जब तक जो भी कमियां हैं मैं अपनी तरफ से सोच समझ के उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको भी लगता है तो आप प्लीज़ उसे सजेस्ट कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये स्टूडेंट्स के वाकई में हेल्प करता है, आपके दोस्तों की हेल्प करेगा, तो उनके साथ शेयर कीजिए, जिस तरीके से आप ऐसे ही मनोरंजन की वीडियोस शेयर करते रहते हैं। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको लगता है आप शेयर कर सकते हैं। लगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक बटन ज़रूर से हिट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।